मत देना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है इसमें, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है ना, ठीक है। ऊपर ये वाला, ये वाला, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है ना, ठीक है। चलो बैठ जाओ, पंखे की आवाज़ कम कर दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज कौन सा, एंजाइम के बारे में बात नहीं करें। आपने केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट पढ़े हैं ना, बस वही हम लोग यहाँ पे एंजाइम में पढ़ने वाले हैं। तो एंजाइम, पंखे की आवाज़ कम कर दे बेटा। एंजाइम मुझे बताइए पहले, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख लेते बेटा कि एंजाइम टर्म किसने दिया था और एंजाइम डिस्कवर किसने किया था। एक साइंटिस्ट है बुकनर और एक नाम था कुहने। तो बुकनर ने क्या किया और कुहने ने क्या किया देख लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, पहला क्या होगा इसमें कि ये प्रोटीन होते, प्रोटीनेशियस होते। एंड प्रोटीनेशियस मतलब ये पॉलीमर ऑफ क्या हो जाएंगे, अमाइनो एसिड हो जाएंगे। कोई एक्सेप्शन जानते हो, कोई एक्सेप्शन जानते हो? राइबोजाइम। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइबोजाइम। राइबोजाइम किसका बना होता है, आरएनए एज अ एंजाइम, राइबोजाइम। और ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अच्छा, फिर आप मुझे बताओ कि एंजाइम करती क्या है। एंजाइम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा ना, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नहीं पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, ओके। तो इसमें होता क्या है कि जब हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम कौन सी फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कौन सी फॉर्म में, तो नाउ बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे कैसे, ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड क्या बनेगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड पानी में डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, H+ आयन, और क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पे जाएंगे, लंग्स के पास जाएंगे। लंग्स के पास जाने के पर ये H+ के साथ वापस बाइंड करेंगे, वापस बनेगा कार्बोनिक एसिड जो डिसोशिएट होगा वाटर और CO2 में, और CO2 वापस लंग से बाहर निकल जाएगी। तो ये वाला काम होता है टिश्यू के पास, तो ऐसा उल्टा काम होता है कहाँ पे, लंग्स के पास, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एंजाइम की बात की जाए तो इस स्टेप में अगर एंजाइम यहाँ पे एब्सेंट है तो पता है इस रिएक्शन कितना हो सकता है, ये यहाँ पे होगा 200 मॉलिक्यूल पर आवर। 1 घंटे में यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन कितने बनेंगे, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर यहाँ पे ये एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज मान लीजिए इस रिएक्शन में प्रेजेंट है तो रिएक्शन पता है कितना इंक्रीज हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितने, 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं और यूनिट पता है कितना हो जाएगा, सेकेंड। तो आपने क्या देखा है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। जहाँ पे पहले 1 घंटे में सिर्फ 200 CO2 के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, लिखना बंद करें। अब यहाँ पे 1 घंटे नहीं, 1 सेकेंड की बात हो रही है। 1 सेकेंड में कितने, 6 लाख मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे। तो सोचिए 1 आवर में कितने हो जाएंगे, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई करना, तो मतलब वैल्यू तो मतलब ऑलमोस्ट चली जाएगी कहाँ पे, करोड़ के अंदर, है ना। तो इसका मतलब इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा हुआ, तो इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हम क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट एंजाइम बोलते हैं। कोई परेशानी इसमें नाउ। दूसरी बात, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता कैसे, नहीं ये बात तो अच्छी है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट, पर कैसे। मान लो सपोज करो यहाँ से आपको बस स्टैंड की तरफ जाना है और यहाँ से मैंने 100 लोगों को भगाया और बीच में मैंने बड़ी बड़ी है ना हाइट की दीवारें बना दी है,
तो बताओ वहाँ पे बस स्टैंड पर मुश्किल से शायद 2-4 लोग ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि बीच में जो बड़ी दीवार है उस दीवार को बेटा चढ़ के क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मतलब बीच में जितना बैरिकेड बड़ा होगा उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना मुश्किल होगा। तो अगर मान लीजिए अब वापस हम 100 लोगों को दौड़ा रहे हैं, बीच में दीवारों की हाइट छोटी कर दी एंड बहुत छोटी हाइट कर दी, तो बस स्टैंड पर ऑलमोस्ट अब हो सकता है कि 100 के 100 लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि बीच में बैरिकेड छोटा हो गया जिसको आराम से कोई भी क्रॉस कर सकता है। तो एंजाइम यही करता है, ये बीच में जो बैरियर होता है इस बैरियर की हाइट को कम कर देता है। और इस बैरियर का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इस बैरियर का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। चलो देखते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? एनर्जी। वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने? एनर्जी। तो इसमें एनर्जी देखो कुछ इस तरह से है, ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे मान लो कि रिएक्टेंट है ए प्लस कौन हो गया? बी। तो इसका मतलब इस रिएक्टेंट की देखो पहले से इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी तो पहले से थी, अब आपने इतनी एनर्जी और प्रोवाइड की, तो इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आपने एनर्जी देना बंद कर दिया तो ये वापस क्या होगा? ए प्लस बी में डिसोशिएट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ट्रांजिशन पॉइंट। इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन पॉइंट। और इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बैरियर है जिसको इसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इतना एनर्जी तो उसको देना ही पड़ेगा। ये चाय है, पत्ती है, चीनी है, दूध है और क्या है? पानी है। चाय आपको बनानी है तो उसको पतीले को गैस पे रखना पड़ेगा और उसको बॉईल करना पड़ेगा। अगर मान लो उबाल आने से पहले अगर आपने बंद कर दिया तो क्या ढंग से चाय बन पाएगी? नहीं। और फिर उसके बाद में जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा है, चाय उबलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप देखोगे कि अचानक से वो क्या होगा? सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी और ये क्या बन गए? चाय बन गई। तो जो आपने गैस जितनी देर के लिए चलाया ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम क्या करता है? एंजाइम का काम ये है बेटा, अब आपको एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितना देना पड़ रहा है? तो यहाँ पे एंजाइम क्या हो गया? प्रेजेंट। मतलब जो पहले एनर्जी आपको उतनी देनी पड़ रही थी अब एनर्जी आपको इतनी देनी पड़ रही है। मतलब बीच में जो बैरियर है वो बैरियर क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना। तो आपने क्या किया? यहाँ पे इतना एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। तो एंजाइम का काम क्या होता है? इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को, बैरियर को डिक्रीज करने का काम किसका होता है? ये काम होता है किसका? एंजाइम का। मान लो चाय बनानी है और उसमें पानी पहले से गर्म है और दूध भी पहले से गर्म है, अब क्या आपको गैस उतनी ही देर चलाना पड़ेगा? नहीं, अब आपको गैस कम चलाना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? एनर्जी अब आपको कम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। बॉन्ड समझ आया? अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि समझ रट लिया होगा आपने कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। पर इससे हुआ क्या? नहीं, ठीक बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, पर इससे हुआ क्या फिर फाइनली? एनर्जी कम चाहिए थी बेटा। जहाँ पे पहले आपको हो सकता है कि गैस आपको 10 मिनट चलाना था, अब हो सकता है कि आपको गैस कितने देर चलाना है? 5 मिनट चलाना है। तो एनर्जी बची कि नहीं बची? है ना। तो एंजाइम का हमारी बॉडी में काम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एनर्जी बचाना, एनर्जी कंजर्वेशन। एंजाइम का काम क्या होता है? एनर्जी का क्या करना? कंजर्वेशन करना। कोई परेशानी इसमें? तो ये एनर्जी को क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है। जैसे अगर मान लो कि आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना उन सब के एंजाइम हटा दो, तो यू नो मंडी शहर में जितने इन्वर्टर है ना वो सारे इन्वर्टर एक साथ ले आओ, उन सबको जोड़ दो, तब हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकती है। तो इमेजिन कीजिए कि बिना एंजाइम्स के अंदर कितनी ज़्यादा ह्यूज एनर्जी की नीड होगी। पर अब सारे उन चीज़ों को हटा दो इन्वर्टर को। आप खाना मुश्किल से खाते हो 2 या 3 टाइम, वो भी थोड़ा सा खाते हो, बट उसके बावजूद भी हमारी बॉडी उससे काफ़ी एफिशिएंटली चल रही है। तो कैसे चल रही है? एंजाइम की बदौलत चल रही है ना। अच्छा, केमिस्ट्री के एंजाइम कैटलिस्ट में और बायो की कैटलिस्ट में क्या फ़र्क है?
बस एक फर्क है कि केमिस्ट्री के अंदर बिना रिएक्शन, बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो सकती है, बायोलॉजी में नहीं हो सकती है। नो एंजाइम नो रिएक्शन। नो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल कीटोन यूरिया। टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होगा तो एल्बिनिज्म हो जाएगा। नो एंजाइम नो रिएक्शन। पर केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन हो सकती है, भले स्लो होगी। पहला डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पे प्रोटीन होते हैं और कैटलिस्ट एंजाइम में क्या होते हैं, सॉरी केमिस्ट्री में क्या होते हैं, मेटल होते हैं। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये पढ़े हैं ना, पैलेडियम, सॉरी प्लेटिनम नहीं, पैलेडियम और क्या होता है, निकल। ये जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मेटल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कोई परेशानी? चलो आप देखो इधर। अच्छा, ये मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, इसका मतलब बताएं क्या होता है। ये एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है जहाँ पे मैंने y एक्सिस पे लिखा है एनर्जी और x एक्सिस पे समय की बात हो रही है, और एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे। दोनों में बताएं क्या फ़र्क है। यहाँ पे है ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, क्या फ़र्क होता है सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट में, बताया तो था। सबस्ट्रेट में और रिएक्टेंट में क्या फ़र्क होता है? सबस्ट्रेट सिंगुलर होता है और रिएक्टेंट प्लूरल होते हैं। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या होगा, प्लूरल ही होगा। सबस्ट्रेट कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट हो सकता है। खैर, इसका मतलब और इसका मतलब आप क्या समझे अब? वेरी नाइस। देखो यहाँ पे आप देखो ना, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से ज़्यादा है। तो वो एनर्जी लाया कहाँ से? सराउंडिंग से उस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया। अगर ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? वेरी नाइस। तो ये रिएक्शन हो जाएगी कैसी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। बात है समझ में? यहाँ पे देखो, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये वाली क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है। बेटा सामने देखो, ठीक है। तो फिर फाइनली बताओ इतनी एनर्जी गई कहाँ पे? तो इस एनर्जी को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। अच्छा, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। अब आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या रोल होता है? वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब बढ़ाता है कि कम करता है कि बराबर रखता है? पढ़ी है ना केमिस्ट्री? पढ़ा हुआ चीज़ ही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, है? नहीं पढ़ा है आपने? इक्विलिब्रियम को शिफ्ट, एंजाइम और कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे मान लो इधर देखिए, आप ए से बी बना रहे हैं और फिर फाइनली इससे प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो कि इसके 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसके अंदर, तो इसका उल्टा अगर मान लो कि इसका 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है वापस उधर, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा तेजी से चल रही है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, बिना एंजाइम की अगर मान लीजिए रिएक्शन ऐसी हो रही है, आपने थोड़ा सा एंजाइम डाला तो रिएक्शन ऐसी हो गई, फिर आपने और एंजाइम डाला तो रिएक्शन ऐसी हो गई, फिर आपने और एंजाइम डाला तो रिएक्शन ऐसी हो गई। क्या मतलब समझे आप? इनका अगर रेशियो लोगी तो अब भी कितना आ रहा है? 10:1। अब भी रेशियो कितना आ रहा है? अब भी रेशियो कितना आ रहा है? तो इसका मतलब एंजाइम जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है उतना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन को भी क्या करता है? उतना ही सेम स्पीड से क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब एंजाइम और कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा ऐसा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऐसा लिखा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे कि एंजाइम डू नॉट
डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई परेशानी यहाँ पे? चलो, तो ये तो हम पढ़ क्या रहे, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे। और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एंजाइम की? बस इतनी होती है। अब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, इसमें अफेक्टिंग फैक्टर के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर शुरू करते हैं अफेक्टिंग। मैं पढ़ा दूँ है क्या चीज़? हाँ, एक एंजाइम जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक भी नहीं, हम बोलेंगे कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। इसका मतलब देखिए इधर सामने, आपने कभी एलेनिन के बारे में सुना है? अब हमने अमाइनो एसिड के दो फॉर्म पढ़े थे, एक पढ़ा था डी एलेनिन और एक हमने पढ़ा था एल एलेनिन। प्रोटीन किससे बनता है? एल एलेनिन से बनता है ना, डी से नहीं बनता है। इसका मतलब प्रोटीन बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, लाइक पेप्टिक, जो भी एंजाइम होते हैं, लाइक अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम होते हैं, वो किसको आइडेंटिफाई करेगा? वो आइडेंटिफाई डी को नहीं करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा किसको? तो आप समझ रहे हो, सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के दो डिफरेंट आइसोमर है और उसमें वो आइडेंटिफाई किसको कर रहा है? तो इसका मतलब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए नहीं बेटा, सबस्ट्रेट के अंदर माइन्यूट सा भी अगर कोई डिफरेंस हुआ उस तक को वो क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसका मतलब एंजाइम्स आर स्पेसिफिक नहीं, जबरदस्त स्पेसिफिक होते हैं, हाईली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो ये हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है, चलो मैं आगे पढ़ा ही देती हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन सा, अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में। तो अफेक्टिंग फैक्टर के अंदर सबसे पहले आएगा इसके अंदर कौन सा, टेम्परेचर। क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं और हमने पढ़ा था कि प्रोटीन को दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, एक है टेम्परेचर और दूसरा पीएच। अगर पीएच और टेम्परेचर के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, या प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। और इसमें सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर आ रहा है कौन सा, टेम्परेचर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर एंजाइम को किस तरह से अफेक्ट करता है? तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर, वो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में आप कैसे भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, तो इनका जो कर्व होता है वो कर्व आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और इस कर्व को हम बोलते क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे बेल शेप्ड कर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेल शेप्ड कर्व। तो ये कर्व क्या कहना चाहता है कि इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए आप, ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम अपनी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी शो कर रहा है। तो इस टेम्परेचर को बोला क्या जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। पढ़ाया था तो ऑप्टिमम, जैसे अभी क्लास का एसी ठीक हो गया है तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो गया है, ऑप्टिमम हो गया है। और अब आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से ध्यान दे रहे हैं बोर्ड पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाएगा। कोई परेशानी इसमें? अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करने पर भी यहाँ पे एंजाइम की वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, या ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एंजाइम की वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। दोनों ही केसेस में कम हो जाती है। मान लो आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स है वो सबसे बेस्ट काम करते हैं कहाँ पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे सबसे बेस्ट काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मान लो कर दिया जाए 10 डिग्री, जो विंटर में हो जाता है, या फिर राजस्थान चले गए, मान लो टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में आपको परेशानी होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। तो ये परेशानी क्या है, हम लोग बोलेंगे कि इसमें एंजाइम क्या होते हैं, काम करना कम कर देते। ठीक है। अच्छा, इस केस में बताओ क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। इस केस में जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, और एंजाइम के डीनेचर्ड होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
पर क्या मुझे बताओ, टेम्परेचर को कम करने पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम करने पर एंजाइम लो टेम्परेचर पे डीनेचर्ड होते हैं क्या? नो, एंजाइम लो टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, इस पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो यह यहाँ पे हो रहा है इनएक्टिवेशन हो रहा है। और इसी का पता है सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर लेबोरेटरी में आपको एंजाइम को अगर क्या करना है, प्रिजर्व करना है, एंजाइम को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसको हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? उसको रखा जाता है कहाँ पे? लो टेम्परेचर पे। ये आप लोग MBBS में पढ़ोगे क्या? जो भी MBBS के दौरान जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एंजाइम होती है वो कहाँ रखे होते हैं? वो रखे होते हैं -10 पे, -20 पे, -30, जनरली उनको रखा जाता है -30 डिग्री पे। उनको बस आप ट्यूब को बाहर लेके आओगे, बाहर निकाल के उसमें एंजाइम को रूम टेम्परेचर पे रख दोगे, हो गया एक्टिव। बात है इसमें? तो यानी लो टेम्परेचर पे वो इनएक्टिवेट होते हैं, बट हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? अच्छा, इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। इनएक्टिवेट हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो वापस एक्टिवेट हो गया। पर ये वाला प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। एक बार एंजाइम अगर डीनेचर्ड हो गया तो बेटा उसको वापस कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो, तो ये कहानी थी किसके बारे में? टेम्परेचर। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा। अच्छा, एक बहुत ही स्पेशल हम लोग केस की बात करें, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या ये ग्राफ ऐसा बन सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? और अगर मैं ऐसा समझाऊं, मतलब ये तो थोड़ा परेशान करने वाली बात है। टेम्परेचर 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और आगे तो 100 है ही है। क्या ये ग्राफ ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मतलब टेम्परेचर 70, 80 से आगे बढ़ने पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर रहे हैं, ये हो जाएगा Vmax। पॉसिबल हो सकता है बेटा, कहाँ पे? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर रहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया भी कौन से? थर्मोएसिडोफाइल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये ग्राफ किसके लिए पॉसिबल हो सकता है? आर्कीबैक्टीरिया के लिए। ठीक है, और आर्कीबैक्टीरिया भी कौन से? थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है। अच्छा, क्या ये ग्राफ पॉसिबल ऐसा हो सकता है क्या? अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर को -30, -20, -10, 0, +10, +20 और ग्राफ ऐसा रखा जाए, हो सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहे? आर्टिक और अंटार्कटिक में रह रहे, तो जो जनरली क्रायोफाइल्स, क्रायो मतलब अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, पोलर एनिमल जो है, उनके लिए ग्राफ जो है ऐसा पॉसिबल हो सकता है। खैर, ये तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन है। अगर ऐसा ना पूछा जाए तो आप सिंपली बोलना कि टेम्परेचर और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता है? बेल शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है। अब इसमें एक और वैल्यू आती है, Q10 के बारे में पूछा जाता है। अब ये Q10 क्या है? और Q10 के बारे में बच्चे जो है ज़्यादातर इसमें मिसकॉन्सेप्ट बना के बैठ जाते हैं। Q10 देखो, डेफिनेशन क्या है? 10 है ना। इनके कहने का मतलब है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंजाइम की जो वेलोसिटी होती है, एंजाइम की जो वेलोसिटी होती है वो पहले से डबल या फिर 2.5 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डबल या फिर कितना? 2.5 टाइम जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब मान लो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? तो 37 डिग्री सेल्सियस आपके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब मान लो कि पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री, 27 डिग्री से आपका टेम्परेचर मान लो कर दिया गया 37, तो 10 डिग्री का इंक्रीज हुआ। तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होती है वो अब डबल स्पीड से काम करेंगे, डबल या फिर डबल से 2.5 टाइम भी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, 2.5 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, मान लो पहले टेम्परेचर कितना था? 17 डिग्री सेल्सियस। अब 17 डिग्री से आपने बढ़ा के कितना कर दिया? 27। तो अगेन एंजाइम जो है वो वापस क्या हो रहे? एक्टिवेट हो रहे हैं।
सेम लाइक अब एंजाइम की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल से 2.5 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम लाइक अगर मान लो 7 डिग्री है तो 7 डिग्री से अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 17 डिग्री, तो अगेन फिर से एंजाइम की जो वेलोसिटी है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम की वेलोसिटी जो है वो पहले से डबल और 2.5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। सेम लाइक ऐसे ही अगर मान लो कि अब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया 57, 47, तो अब बताओ यहाँ पे टेम्परेचर जो है बड़े, एंजाइम की वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 37 से आगे 47 करने पर एंजाइम की वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, बोलो डबल हो जाएगी? नहीं होगी बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना, ये कॉन्सेप्ट कब तक अप्लाई है, ये सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अप्लाई है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इससे ऊपर जाने पर तो एंजाइम क्या शुरू हो जाएंगे, डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएंगे। अब आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी थी किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो एक हमारा टॉपिक हो गया टेम्परेचर, इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएच। पढ़ा दूँ यहाँ पे? तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, पीएच के बारे में। तो पीएच का भी जो कर्व है वो कैसा बनेगा, अगेन वापस ऐसा ही बनेगा, जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, है ना। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि ये वो पीएच है, ये वो पीएच है जहाँ पे अपनी एंजाइम मैक्सिमम अचीव कर चुका है। तो इस वो पीएच को क्या कहेंगे हम, ऑप्टिमम पीएच। क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, और बस इतना ही था इसमें। तो पीएच हो चाहे टेम्परेचर हो, दोनों का कर्व कैसा बनेगा, यहाँ पे बेल शेप कर्व भी बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर सभी एंजाइम का टेम्परेचर तो बेटा 37 ही है, पर पीएच सबका 37 नहीं है। स्टमक पे जाओगे पैप्सिन के बारे में, तो वहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा, 2 to 3, हालांकि होता है एग्जैक्टली 1.8 है, 1.8 पीएच होता है, मतलब भयंकर एसिडिक होता है बेटा, है। मतलब इतने एसिड को तो अगर आपके हाथ में डाल दिया जाए ना, तो एसिड उसमें आपकी बोन्स तक को गला के नीचे आ जाएगा और होल बन जाएगा। और उसमें सोचिए पैप्सिन को तो एंजॉय कर रहा है, वाह, उसके लिए तो बेस्ट पीएच है वो। ठीक है, अच्छा सेम लाइक अगर आप इंटेस्टाइन में चले जाओ, तो इंटेस्टाइन में पीएच कितना होता है, 8.8, तो वहाँ पे 8.8 क्या हो जाएगा, उसका ऑप्टिमम पीएच हो जाएगा। अच्छा सलाइवा में कितना होता है, 6.6 to 6.8, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल। तो मतलब सभी एंजाइम्स का, हमारी बॉडी में सभी एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर तो 37 डिग्री होगा, पर पीएच अलग अलग हो सकता है। जैसे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम में पीएच होता है 5 to 5.5, 5 से लेकर 5.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली नहीं मतलब एसिडिक है ना पीएच। तो अगर मान लो कि आपने पढ़ा था प्राइमरी लाइसोजाइम, प्राइमरी लाइसोजाइम में पीएच कितना होता है, 7, तो उसके एंजाइम एक्टिवेट भी नहीं होते। फिर जब बनता है सेकेंडरी लाइसोजाइम, तो सेकेंडरी लाइसोजाइम में उसकी मेम्ब्रेन में क्या डेवलप होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन में यहाँ पे डेवलप होती है प्रोटॉन पंप, एंड ये प्रोटॉन पंप जो है साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को फेंकना शुरू कर देता है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो धीरे धीरे यहाँ पे पीएच जो है वो कितना हो जाएगा, 5 से लेकर 5.5 होना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर इसके अंदर जो रखा हुआ जो फूड होता है वो फूड क्या होने लगेगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। बात है समझ में? ठीक है, चलो तो ये अभी और हम पढ़ेंगे, तीसरा इसमें सबस्ट्रेट पढ़ेंगे, चौथा हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एंड पांचवा हम लोग यहाँ पे इनहिबिटर पढ़ेंगे। तो टोटल 5 अफेक्टिंग फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखो इसको बंद कर दो।